आप सभी भाइयों बहनों का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस व्याख्यान के लिए। आप इतनी दूर से सभी लोग इतने कम समय में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर हमारे शैलेंद्र भाई जी ने जो इस व्याख्यान का आयोजन किया है उसके लिए उनके हम लोग हमेशा सदैव आभारी रहेंगे। साथ में उनसे ये भी निवेदन करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ त्रिवेंद्रम के अंदर किसी को भी अगर मेरी बात हिंदी के अंदर समझ में ना आए तो फिर वह उन्हें यहाँ की स्थानीय भाषा केरला के अंदर जानकारी देने की बाद में चेष्टा ज़रूर करें। मैं उनको भी कुछ समय दूंगा स्टेज पे आने के लिए। उससे पहले अपना जो व्याख्यान रखने की कोशिश करूंगा मैं, वो आज का जो विषय है वह है कॉलेज समय की बर्बादी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम है पूरे विश्व के अंदर, जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम आज के समय बना हुआ है। तो उसी से संबंधित यह व्याख्यान रहेगा। आज हम लोग सभी पहले जो है राजीव भाई जी के यहाँ पर आने से पहले, क्योंकि राजीव भाई जी भी यहाँ पर त्रिवेंद्रम के अंदर आए हुए हैं पहले और उन्होंने भी कुछ व्याख्यान दिए हैं, तो उन्हीं को समर्पित करते हुए अपना इस व्याख्यान को फिर मैं शुरुआत करता हूँ। और कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं केरला भाषा में बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं हर जगह, चाहे मैं चेन्नई जाता हूँ या फिर बेंगलोर या कहीं पर भी, खासकर साउथ दक्षिण भारत के अंदर, तो वहाँ पर मैं अपना कोशिश करता हूँ कि हिंदी में ही व्याख्यान रखूँ, ताकि आप लोगों का भी हिंदी से थोड़ा सा जुड़ाव बढ़े। और वैसे हिंदी सब लोग जानते हैं यहाँ पे, मगर कोशिश करेंगे कि हिंदी के अंदर ही ज़्यादातर हम लोग आपस में बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा। हमारी स्वदेशी व्यवस्था को खड़ा करने में हमें आसानी होगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए व्याख्यान की शुरुआत करता हूँ। राजीव भाई जी के हमारे बीच से जाने के बाद हमारी पूरी टीम ने राजीव भाई जी के विचारों को पूरा करने के लिए जो जगह जगह अभी मुहिम चलाई हुई है दक्षिण भारत के अंदर, उसके अंदर शिक्षा व्यवस्था भी एक बहुत ज़रूरी व्यवस्था है जिस पे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आज के समय जब हम लोग यह बोलते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो आज के समय बहुत ही ख़राब है, बर्बादी की तरफ जा रही है, तो हमें लोगों के बीच में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण और ऐसी व्यवस्था का विकल्प भी बताना होगा जो हम लोग आज के समय बना रहे हैं और काफ़ी हद तक बना भी चुके हैं, और उसके विषय में भी मैं आपको कुछ हद तक जानकारी दूंगा। जो भी शिक्षा आज के समय हम लोग ले रहे हैं वह पूरी की पूरी शिक्षा, जैसे कि आप जानते हैं, मैकॉले नामक व्यक्ति की है। मैकॉले ने भारत देश के अंदर जो भी पाठ्यक्रम तय किया अंग्रेज़ों के समय से, वो आज तक वैसे ही का वैसे ही चल रहा है भारत देश के अंदर, आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी। और मैकॉले जो हमें पाठ्यक्रम दे के गया है वो इतना रद्दी का है कि हमारे जीवन में वह कभी भी कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता है। हम आज के समय अपनी किताबों के अंदर से वो सारा ज्ञान लेते हैं, पढ़ते हैं, उसको रटते हैं और फिर एग्ज़ाम में जाके उल्टी करके आ जाते हैं। एग्ज़ाम में कॉपी पे जाके लिखना मतलब कि उल्टी करना, और उसके बाद अगर हम लोग 100 में से 96 नंबर भी अगर लेके आते हैं, 96 नंबर भी अगर लेके आ जाते हैं, तब भी उसका हम क्या करें बताइए? उसका कोई हमें इस्तेमाल आगे चल के नहीं दिखाई देता। उसका क्या हम लोग शहद चाटें फिर इतने नंबर लेके आने के बाद भी? तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी होगी। अब इसी में मैं आपको अपना उदाहरण भी देना चाहूँगा कि मैंने सालों साल अंग्रेजी में पढ़ाई की, पहले 10वीं की, फिर 12वीं की, और उसके बाद फिर कॉलेज गया, उसके बाद फिर नौकरी भी लगा। राजीव भाई जी को सुनने के बाद पता लगा कि किस तरीके से कितना स्ट्रगल है, और उसके बावजूद भी आपके हाथ में कुछ नहीं मिलता है इस मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। उसमें एक चीज़ और भी देखिए कि मैं जितना भी समय अपना पढ़ाई में मैंने बिताया, उसके अंदर मेरे माँ बाप ने जितना खर्चा मेरे पढ़ाई पे किया, चाहे वो स्कूल पे किया हो, चाहे वो ट्यूशन पे किया हो, आने जाने में किया हो, या बाकी सभी खर्चे जितने भी हैं, उस समय से लेकर अभी तक जितना भी खर्चा हुआ है इन सब चीज़ों के ऊपर, अगर हम उसको इकट्ठा करें, उस सारे पैसे को कैलकुलेट करें, तो आप देखेंगे कि उतना पैसा से अगर हम लोग कोई बिज़नेस कर लेते तो बहुत आगे तक पहुंच सकते थे। भारत देश के अंदर यही है कि हम लोग एजुकेशन पे इतना ढेर सारा पैसा इकट्ठा लगा देते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपये आज के समय माँ बाप बच्चों के लिए लगा देते हैं इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर, और अंतिम में उस बच्चे को नौकरी मिलना तो दूर, उस बच्चे की ऐसी हालत हो जाती है कि उसको आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ जाती है आज के मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के अंदर। अब आप देखिए कि क्या पढ़ाई हुई है मेरी। मैंने बचपन से पढ़ा है x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2xy + y², और x - y का होल स्क्वायर x² + y² - 2xy। अब मुझे यह समझ नहीं आता मैं करूं क्या इसका पूरी ज़िंदगी के अंदर, क्या काम है मेरा इस चीज़ को सीखने का। मेरे गणित के टीचर ने मुझे बार बार पढ़ाया
मैंने उसे रटा, बार बार दिमाग में उसको रखा और रखने के बाद उसको इतना समय तक उसका प्रैक्टिस करके उसको याद रखने की कोशिश की। किलो किलो कागज़ मैंने लिख लिख कर ख़राब किए हैं और वो मेरे आज तक काम नहीं आया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आज तक मेरे कहीं पर भी काम नहीं आया है। एक दिन मैंने अपने गणित के टीचर को पूछा कि यह मेरे आज तक काम नहीं आया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर मेरे गणित के टीचर मेरे को बोलते हैं कि भाई काम तो मेरे भी आज तक नहीं आया, मैंने भी जिस तरीके से अपने टीचर से सीखा रटा बड़ी मुश्किल से, वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। अब आप समझिए ये तो एक तरह से भेड़िया धसान जैसा है, जो मतलब कि आपका पुश्तों से चला हुआ आ रहा है, वो उसे पढ़ा रहा है, वो उसे पढ़ा रहा है, मगर क्यों पढ़ा रहे हैं एक दूसरे को वो किसी को आज तक नहीं पता है। और ना ही ये पता है कि उस पढ़ने का आगे चल के क्या ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला है, यह भी किसी को नहीं पता है। ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो देश के बच्चों को जो किसी तरीके से कभी भी ज़िंदगी में काम आने वाला है ही नहीं। बचपन में मुझे पढ़ाया गया कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन। अभी ये बताइए कि इसका मैं करूं क्या, कि कौन प्रधानमंत्री था, कब था, कैसे था, इसका मेरे जीवन से क्या मतलब है। अभी जैसे मेरे को मालूम है कि अमेरिका का सबसे पहला प्रधानमंत्री जॉर्ज वाशिंगटन है। अभी इसका मैं करूं क्या, मतलब कि अगर कल को मैं सब्ज़ी खरीदने जाता हूं और मैं यह उसको बताऊं कि भाई अमेरिका का प्रधानमंत्री जो पहला है वह है जॉर्ज वाशिंगटन है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये बताइए क्या वह सब्ज़ी वाला मुझे सब्ज़ी देगा सिर्फ यह जानने के बाद जो मैंने उसको बताया कि अमेरिका का प्रधानमंत्री पहला कौन था? तो एक तरह से यह बिल्कुल व्यर्थ है, इसका कोई आगे चल के जीवन के अंदर कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है। जो शिक्षा व्यवस्था आज के समय हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, रट रहे हैं। अब आप देखिए कि कोई मुझसे ये अगर पूछ ले कि आपके घर का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, मतलब कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था आपके घर के अंदर, तो वो मुझे पता नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। देखिए आप, हमारे घर का प्रधानमंत्री से मेरा मतलब है कि हमारे घर के अंदर जो हमारे दादा, हमारे परदादा, उनके दादा जो हमारी सबसे पहली जो हमारे परिवार की जो नींव रखी गई थी वो किसके द्वारा रखी गई थी, कौन व्यक्ति है वो जो हमारा प्रधानमंत्री एक तरह राष्ट्रपति कहा जाना चाहिए हमारे परिवार का, उसका हम लोगों को पता ही नहीं है आज के समय में। अब आप देखिए कि हमें जो है सिखाया गया है, अमेरिका के करीबन 100-200 राष्ट्रपतियों का नाम सिखाया गया है, और हम लोगों को एक-एक करके सभी राष्ट्रपतियों का नाम याद भी है। कहीं न कहीं हम लोग जो रट के बैठे हुए हैं उन सभी राष्ट्रपतियों के नाम, मगर उसका करें क्या अपने जीवन के अंदर? अब आप देखिए कि हमारे घर के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे दादा, हमारे परदादा के ऊपर हम लोग किसी के भी नाम नहीं जानते हैं। आप खुद उसका स्मरण करके देखिए कि आप अपने परिवार के सबसे बुजुर्ग लोग जो आपके दादा, परदादा, उनके दादा का कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर सभा में बैठे हुए जो उनका नाम याद रखे हुए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को अपने विषय में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, और अमेरिका के विषय के हम लोग जो इतने राष्ट्रपतियों के नाम लेकर बैठे हुए हैं उसका हमारे जीवन में कोई इस्तेमाल भी नहीं है। अभी इसी पे एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों को बचपन में बताया गया कि कनाडा का क्या वातावरण है। तो आप ये देखिए कि कनाडा का वातावरण हम लोगों को बचपन से ही बताया गया कि वहाँ पर ऐसा ही जलवायु है, ऐसे पेड़ पौधे हैं, बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं करके। अभी देखिए कनाडा का अगर हम लोगों ने जलवायु और सब कुछ समझ भी लिया, रट भी लिया, तो उसका हम हमारे जीवन के अंदर फ़ायदा क्या है? ना ही तो कनाडा के अंदर हम जाने वाले हैं और ना ही कनाडा हमारे घर आने वाला है, तो उसका हमारे जीवन के अंदर क्या इस्तेमाल है? कुछ भी नहीं। मान लीजिए कि मैं जैसे अभी फ़िलहाल केरला के अंदर कालीकट में रहता हूँ, तो वहाँ की जो जलवायु है या वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसकी अगर मेरे को जानकारी होगी तो वह मेरे जीवन के अंदर कुछ लाभदायक रहेगी। अगर मेरे को यहाँ बैठे हुए कनाडा की अगर हम मेरे को जलवायु का बताया जाए तो उसका मेरे जीवन के अंदर दूर दूर तक कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता। फिर हमारे स्कूल से हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि अकबर बहुत महान था। अब अकबर बहुत महान था तो उसमें हम क्या करें? हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब अकबर महान था तो उससे मेरे जीवन के अंदर क्या बदलाव हो सकता है? कोई बदलाव नहीं दिखाई देता, और ना ही आगे की कोई संभावना है कि इसका कोई बदलाव होने की कोई संभावना ही दिखाई दे। तो मेरे जीवन के अंदर या बाकी सभी लोगों के जीवन के अंदर उसका कोई भी दूर दूर तक ये नहीं दिखाई देता कि उससे किसी को भी कोई लाभ है इस जानकारी से कि अकबर महान था। तो इसकी इन सब बातों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी ज्ञान आज के समय हम लोग इस मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से ले रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई है,
उसका हमारे जीवन के अंदर कभी भी कोई भी दूर दूर तक काम नहीं आता। एक तरह से वह पूरी की पूरी व्यर्थ है। एक दिन चाहे आप अपने आप बैठकर अपने घर पर अपना एक बार आकलन करें कि जो भी आपने बचपन से लेकर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जितना भी पढ़ा है, उसके अंदर आपको क्या लगा कि वह कितना आपके जीवन के अंदर काम आया है। तो उसके अंदर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि लगभग शून्य के बराबर ही चीज़ें हैं जो आपके जीवन के अंदर काम आई हैं, और पूरा का पूरा जो बाकी आपने पढ़ा लिखा, इतनी मेहनत की रटने की, या फिर आपने इतने कागज़ भरे उसको याद करने के लिए, वह सारा का सारा व्यर्थ ही गया है। और उसके बाद फिर आप ये देखिए कि जो मान लीजिए हम लोग 1% 2% अगर हमारे जीवन में काम आया, बस वही हमारे मस्तिष्क के अंदर सदैव रहेगा। यानी जो भी हम लोग शिक्षा व्यवस्था के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंदर से 1 या 2% ही हमारे जीवन के अंदर काम आता है, और वही हमारे दिमाग में सदैव रहता भी है। और जो बाकी 98% जो आपका हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है, वह व्यर्थ है, और वह हमारे किसी काम भी नहीं आती, और वह हमारे मस्तिष्क से हमारे स्कूल और कॉलेजेस की एजुकेशन ख़त्म होने के बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, व्यर्थ नष्ट हो जाती है। वो हमारा दिमाग कभी भी ऐसी शिक्षा को रखता ही नहीं है दिमाग के अंदर, जो कभी भी जीवन के अंदर काम आ ही नहीं, अभी तक नहीं आई है और ना ही आगे आने वाली है। अभी आप देखिए, इतना अगर व्यर्थ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, और उसको ज़बरदस्ती अपने दिमाग के अंदर घुसा रहे हैं, तो आप ये देखिए उसको हम लोगों को कहीं न कहीं अब बंद करने की आवश्यकता है, जो कहीं न कहीं हमारे जीवन के अंदर कभी भी काम नहीं आता है। अब इसीलिए हम लोगों को खुद की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था खड़ी करने की आवश्यकता है, जिसके अंदर हम लोग 98% कम से कम जो भी हम लोग पढ़ें, या फिर हो सके तो 100% जो भी हम लोग पढ़ें, वह हमारे जीवन के अंदर 100% काम आए। सिर्फ वही ज्ञान जो है हमारे जीवन के अंदर लाभकारी सिद्ध होगा, और दिमाग भी उसे सदैव हमारे मस्तिष्क के अंदर संजो के रखेगा। अभी आप भी सुनते होंगे कि जैसे 10वीं की रिज़ल्ट आ गया या फिर 12वीं का रिज़ल्ट आ गया, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वह बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। तो मगर हम लोगों का ये कहना है कि वह बच्चे फ़ेल नहीं होते, यह शिक्षा व्यवस्था फ़ेल होती है, जिसकी वजह से वह मासूम बच्चे आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। बच्चों के बारे में तो हर कोई जानता ही है कि बच्चे केवल मिट्टी के पुतले होते हैं। उनको जिस तरीके से आप बनाएंगे, जिस तरीके से उनको सजाने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर ज्ञान कोशिश करेंगे डालने के लिए, तो वह वैसे ही होते चले जाएंगे। अगर आप इस व्यर्थ शिक्षा व्यवस्था के अंदर उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो 98% जो उनकी शिक्षा व्यवस्था जो ग्रहण कर रहे हैं, उसका उनको जीवन के अंदर कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे वह समय रहते भूल भी जाते हैं, और उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर अगर आप चाहेंगे कि वह आगे चल के जीवन के अंदर पूरी तरीके से समृद्ध बन सके, तो वह मुमकिन नहीं है। और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं, और इसकी वजह से आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, शिक्षा व्यवस्था की गलती है, जिसके जो हम लोग कहें कि शिक्षा व्यवस्था फ़ेल हुई है, ना कि बच्चा फ़ेल हुआ है। कई बार हमें लगता है कि जब बच्चे फ़ेल होते हैं तो उसके अंदर बच्चों का कहीं न कहीं गलती नहीं होता, उसके अंदर अध्यापकों की गलती होती है कि उन्होंने ढंग से उनको पढ़ाया नहीं समय पर, सही समय पर उनको सही ज्ञान जो देने की आवश्यकता थी वह उन्होंने नहीं दिया, और इसी की वजह से फलस्वरूप जो है बच्चे फ़ेल हुए। तो इसके अंदर पूरी की पूरी गलती हम लोग तो अध्यापक की ही मानते हैं। और इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर आप देखिए किस तरीके से भेड़ चाल चल रही है कि अगर आप 90 95 96% अगर आप मार्क्स लेके आते हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और अगर आपके 30% या 33% अगर मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक नंबर के डफर हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना ही आपको किसी तरीके से आपके दिमाग में कुछ बैठ रहा है, तो इस तरीके का बोला जाता है। अभी इसी तरीके का एक आपको उदाहरण दूंगा कि न्यूटन करके वह एक व्यक्ति था जिसने आज तक 30 नंबर से ऊपर कभी मार्क्स लिए नहीं, हमेशा हर एक कक्षा के अंदर वह फेल ही हुआ, मगर पूरी विश्व के लोग उसे आज के समय पूजते हैं शिक्षा के संदर्भ में। मतलब कि सीधा सीधा यह कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह कामयाब आगे चल के हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एक दूसरा अगर उदाहरण दूंगा तो आइंस्टीन करके एक व्यक्ति हुआ है, वह भी 9वीं क्लास के बाद कभी पढ़ ही नहीं पाया, और वह आज के समय पूरे विश्व के अंदर व्याख्यात है। इसका मतलब यही है कि आप यह नहीं कह सकते कि अगर वो 10वीं 12वीं 8वीं इस तरीके से क्लासेस में अगर फ़ेल हो गया है तो वह एक नंबर का डफर ही होगा, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान जो है आपका मस्तिष्क से जो है तोला जाता है कि उसके मस्तिष्क कितना उसके अंदर शक्ति है चीज़ों को समझने की, अपनी तरफ से उसके अंदर सोचने की, समझने की, और अपनी तरफ से नई चीज़ों की खोज करने की।
इसीलिए ज्ञान बिल्कुल अलग चीज़ है और डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज़ हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि भारत देश के अंदर भी एक ऐसा ही उदाहरण है, धीरू भाई अंबानी, जो 9वीं क्लास के अंदर भी फेल हो गया था। उसके बाद फिर वह पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने लगा और आज के समय वही धीरू भाई अंबानी का जो परिवार है वह 7-8 लाख करोड़ रुपए का मालिक बन चुका है, जो कि आप समझ सकते हैं कि ज्ञान का और डिग्रियों का कोई तालमेल नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास डिग्री ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, वह भी बहुत बड़ी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकता है अगर उसके अंदर, उसके मस्तिष्क के अंदर उस तरीके की शक्ति और उस तरीके का सोचने समझने का सामर्थ्य हो तो। उसके बाद एक उदाहरण आप दे सकते हैं बिरला जी का, जो चौथी क्लास ही पास थे और उसके बाद फिर उन्होंने मेहनत करके और अपने आप ही इतने लाखों करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया। वह आपके सामने ही उदाहरण है। इसलिए ऐसी शिक्षा के अंदर हम लोगों को अपने बच्चों को रखना चाहिए जो जीवन की शिक्षा दे, ना कि रट कर उसे उल्टी करके और किताबों में लिख कर अच्छे नंबर लेकर और डिग्री पाकर और फिर वह कहीं ना कहीं नौकरी के लिए धक्के खाते हुए घूमे। ऐसा व्यक्ति तो हम लोगों को नहीं बनाना चाहिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें बनाने की आवश्यकता है आज के समय, जिसके अंदर डिग्री का महत्व ना हो, केवल ज्ञान का महत्व हो, परीक्षा का महत्व ना हो, केवल सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो। विद्यार्थी भी सीखें और शिक्षक भी सीखें, दोनों साथ में मिलकर सीखें और इस तरीके से मिलकर आगे बढ़ने की शिक्षा पद्धति को ही हमें आगे लेकर आने की आवश्यकता है आज के समय में। और यह पूरी की पूरी व्यवस्था हमारी मातृभाषा पर आधारित होगी, ना कि किसी अंग्रेजी व्यवस्था के ऊपर या फिर किसी और भाषा के अंदर। अभी देखिए आप, अंग्रेज चले गए मगर फिर भी अंग्रेजी हम लोगों ने इतने साल तक अभी तक अपने पास रखी हुई है। अगर अंग्रेज भी गए थे तो अंग्रेज को भी यहाँ से जाते टाइम अंग्रेजी भी यहाँ से चली जानी चाहिए थी, मगर अंग्रेजी आज भी भारत देश में उतने ही तरीके से चल रही है जितनी अंग्रेज़ों के समय में चल रही थी। अभी आप देखिए आसपास के जो आपके बच्चे आप देखे होंगे कि अंग्रेज़ी में ज़्यादातर बच्चे जो है फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि भाषा ही वह नहीं है उनकी, ठीक है ना। अभी आप देखिए वह गणित में पास हो जाते हैं, रसायन शास्त्र में पास हो जाते हैं, बाकी भूगोल शास्त्र में पास हो जाते हैं, मगर जब अंग्रेज़ी की बात आती है तो वह ज़्यादातर बच्चे आप देखेंगे भारत देश के वह फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय के देश के लोगों की अंग्रेज़ी भाषा है ही नहीं। मुझे आप पूरे विश्व के अंदर एक भी ऐसा अंग्रेज़ दिखा दीजिए जो हिंदी के अंदर पास हो जाए, तो फिर हमारे बच्चे भी अंग्रेज़ी में पास होकर दिखा देंगे। जब भारत देश के लोग अंग्रेज़ी में फ़ेल होते हैं और यह बाकी लोग सोचते हैं कि ये अंग्रेज़ी में क्यों फ़ेल हो रहे हैं, तो और जब हम लोग पूछते हैं कि आप अगर हिंदी का अगर आप इम्तिहान देंगे और हिंदी के अंदर आप पास हो जाते हैं तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे, मगर यह लोग यह नहीं समझते, क्योंकि हमारी भाषा अंग्रेज़ी है ही नहीं। अगर हम लोग अंग्रेज़ी में फ़ेल होते हैं तो वह इसलिए क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है, और वह लोग अंग्रेज़ी में इसलिए पास होते हैं क्योंकि इंग्लिश भाषा उनकी खुद की मातृभाषा है। ऊपर से जब अंग्रेजी भाषा की आप एक तरह से आप देखेंगे कि कितनी पुरानी भाषा है, तो ये 5वीं शताब्दी में तो ये भाषा आई थी, यानी मुश्किल से अगर आप देखेंगे तो 1500 साल पुरानी ही भाषा है अंग्रेजी भाषा। जबकि हमारी भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी या बाकी इतनी भी भाषाएं हैं वह करोड़ों साल पुरानी भाषाएं हैं। चाहे आप उसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, बाकी इतनी भी हैं वो आप देखिएगा, कन्नड़ भाषा जितनी भी हैं सब की सब बहुत पुरानी भाषाएं हैं, बहुत प्राचीन भाषाएं हैं, जिसे कहते हैं लाखों करोड़ों साल पुरानी। जबकि अंग्रेज़ी भाषा केवल 1500 साल पुरानी ही है। अंग्रेज़ी के अंदर खुद की अपनी व्याकरण नहीं है जो शुद्ध हो और ठीक हो। दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेज़ी। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बताते हैं, अंग्रेज़ी में एक शब्द है PUT पुट और BUT बूट, और देखिए दूसरा शब्द है BUT बट, तो फिर PUT पट होना चाहिए। और देखिए CUT कट, एक बार फिर से सुनिएगा, देखिए की कट, CUT कट, BUT बट और PUT तो पट होना चाहिए ना। तो इसमें आप देखिए साफ साफ पता लग रहा है किस तरीके की भाषा है। और देखिए अगर PUT पुट तो फिर CUT कुट होना चाहिए और BUT बुट होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। देखिए आप खुद समझिए कि क्या मूर्ख लोगों की भाषा है। देखिए आप खुद समझिए कि किस तरीके की भाषा है, कोई व्याकरण ही नहीं है इस भाषा के अंदर, और ना ही कोई शब्द इस तरीके का आप देख सकते हैं किस तरीके के शब्द हैं इसके अंदर। एक और दूसरा उदाहरण अगर आपको दिखाऊं तो बताऊं तो ये है केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री, और दूसरी जगह अगर हम लोग देखें तो चोपड़ा,
चोपड़ा को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको CH बोले तो चोपड़ा च, और वहाँ पर केमिस्ट्री केमिस्ट्री आया। तो आप ये देखिए कि अगर मान होना चाहिए तो दोनों साथ में एक जैसा होना चाहिए था, मगर नहीं, एक जगह है केमिस्ट्री का केमिस्ट्री, और एक जगह है चोपड़ा का चोपड़ा करके। तो अगर मान लीजिए इसको अगर मान लीजिए इस तरीके से देखा जाए तो केमिस्ट्री का भी केमिस्ट्री होना चाहिए था, मगर ऐसी जगह नहीं है, और चोपड़ा का कोपड़ा होना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की भाषा है जिसका कोई व्याकरण दूर दूर तक है ही नहीं। इसी से आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से मूर्खों की भाषा है ये अंग्रेजी। अब देखिए एक और आपको उदाहरण देता हूँ कि अंग्रेजी में एक शब्द है SUN सन। सन के आप किसी भी अंग्रेजी के व्यक्ति को बोल दीजिए कि इसका कोई पर्यायवाची निकाल के लेके आ जाए, दूसरा शब्द इसका, जो कि है ही नहीं। अंग्रेजी भाषा के अंदर सन का कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द है ही नहीं। जबकि इसी सूर्य का अगर आप देखेंगे संस्कृत के अंदर तो हमारे पास 84 शब्द हैं केवल और केवल सूर्य के ऊपर संस्कृत भाषा के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कितनी महान भाषा हमारे पास है, जिसे छोड़कर हम लोग इस अंग्रेजी जैसी बिल्कुल एक नंबर की बेकार भाषा को अपना सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपको उदाहरण दूँ, एक और इसी तरीके का शब्द है मून, यानी चंद्रमा। अभी आप देखिए इसका संस्कृत के अंदर बहुत सारे शब्द बनते हैं, हिंदी के अंदर भी हैं, मगर अंग्रेजी के अंदर केवल एक ही शब्द है, वो है मून। इनके पास दूसरा और कोई शब्द इससे संबंधित है ही नहीं। उसके बाद एक शब्द है पानी, यानी वाटर। वाटर का अंग्रेजी के अंदर हर जगह एक ही मतलब है, यानी पानी। चाहे वो नाले का पानी हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पानी हो, मगर वहाँ पर एक ही बात है, वहाँ पर वह लोग बोलते हैं वाटर। बल्कि यहाँ हिंदी के अंदर या संस्कृत के अंदर उसके बहुत सारे अलग अलग शब्द मिल जाएंगे आपको, जैसे कि कीचड़ का पानी, उसके बाद बारिश का पानी, उसका नहाने का पानी, इसके बाद फिर सिंचाई करने का पानी। अलग तरीके से मतलब कि हर एक पानी के लिए अलग अलग जो जिसके लिए भी वो कार्य का इस्तेमाल किया जा रहा है पानी का, उसके लिए अलग अलग शब्द बने हुए हैं पहले से ही हमारी भाषा के अंदर। जबकि अंग्रेजी के अंदर केवल एक ही शब्द है वाटर। इसी से आप समझ सकते हैं बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी। इसी से समझ सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा कितनी गरीब भाषा है कि अंकल के अंदर अगर आप देखेंगे, जिसे हम अंकल बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, फूफा भी अंकल, मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल, फूफा भी अंकल, फूफा का फूफा भी अंकल, मौसा का मौसा भी अंकल। कोई शब्द ही नहीं है उनके पास, इतनी गरीब भाषा है। फिर आप देखें तो आंटी के अंदर आप देखिए हर एक को ये आंटी ही बोलेंगे, चाहे वह ताई हो या मामी हो या मामा की मामी हो, कोई भी, हर एक को इनको आंटी ही बोलना है। आप देखिए किस तरीके से हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस तरीके की भाषा में फंस गए हैं जिसके अंदर शब्द ही नहीं है। हमारे देश के अंदर जो अंग्रेजी पढ़ गए ना, उन्हीं की अकल मारी गई है। बाकी आप सभी लोगों को देखिए कितने ज़्यादा समझदार लोग हैं। अभी देखिए मैं भी भारत देश के दक्षिण भारत के अंदर फ़िलहाल काफ़ी हद तक घूमता रहता हूँ। कभी केरला जाता हूँ, कभी तमिलनाडु जाता हूँ, कभी आंध्र प्रदेश, कभी हम लोग महाराष्ट्र के अंदर भी निकल जाते हैं, और उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो कहीं पर भी जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, मैंने अपने जीवन के अंदर भी एक प्रतिज्ञा की है कि मैं कहीं पर होटल नहीं लूँगा। केवल अपने आसपास के जो भी लोग हमारे जानकार होंगे उन्हीं के यहाँ पर ही खाऊँगा और उधर ही रहूँगा। तो मैं किसी के घर में किसी होटल में रुकता नहीं हूँ और ना ही किसी होटल में खाता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं किसी कार्यकर्ता जो हमारे साथ में कार्य कर रहे हैं हमारे इस व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उन्हीं के घर में रुकता हूँ, उन्हीं के घर पे ही खाना खाता हूँ। तो उस समय जब हम लोग जाते रहते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो अंग्रेज़ी से पढ़े हुए होते हैं, और उसी भाषा के अंदर बात करना, उसी भाषा के अंदर उनका पूरा जीवन ढला हुआ होता है। अब ऐसे लोगों के साथ जब हम लोग संपर्क में आते हैं, उनके यहाँ रुकते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, तो आप देखिए किस तरीके के जो हम लोगों के साथ उदाहरण हुए हैं, उसका मैं आपको कुछ बताऊंगा अभी उस विषय में। और मतलब कि एक तरह से उन लोगों का ये हालत है कि ना ही तो वो भारतीय हैं, ना ही वो अंग्रेज़ हैं, वो कहीं ना कहीं बीच में जो है खिचड़ी बन गए हैं आज के समय में। अभी देखिए जैसे मैं उनके घर गया और उनको मैंने पूछा कि आपका नाम क्या क्या है, तो उनका नाम जैसे है श्याम लाल है, और उनकी माता का नाम है गायत्री देवी है, और उसके बाद फिर जो उनके बच्चों का नाम है वो है टिंकू। अब आप ये सोचिए कि इस तरीके श्याम लाल और गायत्री देवी का जो है बच्चा टिंकू कहाँ से आ गया, यह एक आप सोच समझ सकते हैं।
तो उसमें जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई टिंकू का मतलब क्या है, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि असल में इसका मतलब क्या है। ऐसे मूर्ख लोग कहीं न कहीं आपको हमें देखने को मिलते हैं, जिनको मतलब कि टिंकू का अर्थ पता ही नहीं है, फिर भी उसका नाम लिख लिया या फिर उसका नाम जो है हर जगह मतलब कि उसका नाम ले रहे हैं, टिंकू 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 टिंकू। उसके बाद फिर उनको मैं कोशिश करता हूँ कि जो सबसे पुरानी डिक्शनरी है अंग्रेज़ी के अंदर, वेटना डिक्शनरी, तो उसके अंदर हम लोग उसको जब बताते हैं कि टिंकू का क्या अर्थ है, तो उसके अंदर उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उस डिक्शनरी के अंदर कि टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का। अभी उनको यह पता भी नहीं है कि टिंकू का अर्थ यह है करके कि आवारा लड़का। और वह लोग जो खुद इतनी अच्छी संस्कृति से उनका जन्म हुआ है और उनका जो पालन पोषण हुआ है इतनी अच्छी संस्कृति में हुआ है भारत देश के अंदर, और वो लोग अपने बच्चे को भी वही संस्कृति देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसका नाम बार बार वह पुकार रहे हैं टिंकू 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 टिंकू, जो कि मतलब है एक आवारा लड़का। उसके बाद भी जो हम लोग बाकी और घरों के अंदर जाते रहते हैं, तो उनमें से भी आपको कुछ नाम बताऊं, तो उनके अंदर वो भी अपने बच्चों का नाम जो है इस तरीके के रखते हैं, जैसे बबली, बबलू, डबलू, डिम्पल, ट्विंकल, इस तरीके के जो नाम रख लेते हैं। वह दूर दूर तक उनका मतलब भी नहीं जानते, फिर भी कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को देखकर या फिर फिल्मों को देखकर उन्हीं नामों को वह अपने बच्चों को दे देते हैं, बिना यह जाने कि उसका क्या अर्थ है असल में। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी मूर्खता वाला कार्य जो है वह लोग इस अंग्रेज़ी भाषा के चक्कर में आकर कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप जो हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग जाते हैं इस तरीके के किसी घर के अंदर, तो वहाँ पर वह जो व्यक्ति होता है जो ना ही तो पूरी तरीके से हिंदुस्तानी है और ना ही पूरी तरीके से अंग्रेज़ है, खिचड़ी के स्वभाव में बन चुके हैं, उनका जो एक तरह से पूरा आपस में बात करने की जो कोशिश है, तो वह लोग हमसे भी बात करने की उसी भाषा में कोशिश करते हैं जो नहीं भी आती है अंग्रेज़ी, मगर फिर भी अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश करते हैं। और उसमें बहुत सारी जो है उनके अंदर मतलब कि हम लोगों को तो उन्हें सुनकर हंसी आ जाती है कई बार। जैसे एक व्यक्ति ने मुझे कहा इस तरीके के कि ओ अमित जी, शी इज़ माई मिसेज़। तो मैं उनको बोला, ओ रियली, शी इज़ योर मिसेज़। अब उसको मिसेज़ का मतलब ही नहीं मालूम है, तो इसलिए मगर वो फिर भी उसको बिना जाने समझे वह मुझे यह बोल रहा है। अब आप देखिए कि हर एक देश की एक संस्कृति और एक सभ्यता होती है, और उसमें से निकली हुई हर एक शब्द की भी अपनी एक संस्कृति और सभ्यता से आपस में जुड़ाव होता है। जैसे कि आपको उदाहरण देता हूँ कि लंदन और अमेरिका जैसे देशों के अंदर वहाँ की संस्कृति और सभ्यता ऐसी है कि वहाँ पर कोई भी महिला और पुरुष पूरी ज़िंदगी भर एक साथ नहीं रहते। यानी जैसे हम लोग भारत के अंदर कपड़े बदलते हैं हर रोज़, उसी तरीके से वहाँ पर भी अमेरिका और लंदन जैसे देशों के अंदर हर जो मनुष्य है, जो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आपस में एक दूसरे को बदलते रहते हैं। ऐसे ऐसे जो है लोग हैं वहाँ पर, पुरुष और महिलाएं, जिनकी 20-20, 30-30, 40-40 शादियाँ हो चुकी हैं, और वो आगे अभी और शादियाँ करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ समाज व्यवस्था है वहाँ पर, और इसके विषय में वह लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो आप देखिए कि इसके अंदर जितने भी जो पुरुष हैं वो जितनी महिलाओं को शादी करते हैं, या फिर जो महिलाएं हैं वो कितनी भी पुरुषों को जो शादी करती हैं, उसके अंदर से जो जैसे किसी की अगर मान ले पहली जो धर्मपत्नी है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी महिलाओं को वह अपने जीवन के अंदर उसको शादी करता है या फिर बिना शादी किए भी साथ में रहता है, तो वह उसके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है, और उसको उस समय बोला जाता है कि शी इज़ माई मिसेज़। यानी आपकी धर्मपत्नी को छोड़कर जितनी भी महिलाओं के साथ आप बिस्तर पर सोए हैं और उनके साथ शादी की है या बिना शादी आप रह रहे हैं, उन सभी महिलाओं को यहाँ पर बोला जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उनको मिसेस से संबोधित किया जाता है। और यहाँ भारत देश के अंदर जो धर्मपत्नी हैं जिनका कभी कोई मतलब कि किसी और व्यक्ति से कोई संबंध रहा नहीं है, ना ही किसी अपना व्यक्ति का रहता है, ना ही महिला का, ना ही पुरुष का, फिर भी आपस में एक दूसरे को जो है वो बोलते हैं कि देखिए शी इज़ माई मिसेज़, मतलब कि बिना जाने अनजाने वह ऐसी चीज़ें कर रहे हैं
जो कि उनको खुद मालूम भी नहीं है। आप इससे समझ सकते हैं कि कितना मूर्खता वाला कार्य यह लोग कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम पुरुष का करें तो हर एक महिला बोलती है कि मिस्टर मिस्टर, तो वह जितने भी मिस्टर होते हैं पति को छोड़कर, वह सारे के सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि कहीं ना कहीं आपका इस तरीके के ही लोग होते हैं जो असल में एक दूसरे के साथ शादी ना किए हुए एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसा भारत देश के अंदर कभी होता नहीं है और ना ही आगे चल के होगा भी, क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता उन जैसी नहीं है। तो और इसलिए ये शब्दों का इस्तेमाल करना हम जितना जल्दी बंद कर सकें उतना जल्दी हमें करना चाहिए। उसके बाद एक और शब्द है इसी तरीके का जिसका नाम है मैडम, जो हम लोग आपस में कई बार एक दूसरे को बोलते भी हैं और संबोधित करते हैं ऑफिस के अंदर या बाकी कहीं पर भी अगर हम लोग जाते हैं जो सरकारी संस्थाओं के अंदर। तो आप ये देखिए कि मैडम शब्द का अर्थ क्या है असल में, कि मैडम लंदन और अमेरिका के अंदर उन महिलाओं को बोला जाता है जो आपका वेश्यावृत्ति के अंदर पुरुष जुड़ी हुई होती हैं और वह उस वेश्या से संबंधित जितना भी उनका जो पूरा एक संगठन रहता है उसकी प्रमुख होती है, उसको बोला जाता है मैडम। और सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है कि आज के समय में महिलाएं भी यह बोलती हैं कि आप हमें मैडम बुलाइए, और उन्हें लगता है कि मैडम बुलाने से उनकी इज्जत बढ़ रही है, जबकि यह नहीं जानती वह महिलाएं कि इसका असल शब्द का अर्थ क्या है। और यहाँ पर जो पुरुष होते हैं वह भी बड़ी खुशी से अपनी धर्मपत्नियों को, और कहीं ना कहीं कभी कभी तो इतने मूर्ख लोग देखे हैं हमने जो अपनी बहन तक को मैडम कह देते हैं बिना जाने अनजाने कि उसका असल में उस शब्द का अर्थ क्या है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कितनी मूर्खता वाला कार्य जो है भारत देश के लोग कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं, जैसे कि हम महिलाओं के लिए बोलते हैं श्रीमती। अब आप देखिए श्रीमती का अर्थ, श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। अब आप देखिए कि कितना सुंदर शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल किया है महिलाओं के लिए, श्रीमती, ठीक है ना। और हम लोगों ने उस शब्द को कहीं ना कहीं आज के समय अंग्रेजी भाषा के अंदर बिना समझे मैडम बना दिया, जिसका अर्थ बिल्कुल ही विपरीत दिशा में है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना हम लोग बिना समझे इस अंग्रेज़ी भाषा का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमें स्कूल और कॉलेजेस और हर जगह आजकल तो सरकार भी हम लोगों को अंग्रेज़ी भाषा के अंदर ही लिखना पढ़ना और आगे मोटिवेट करना, यह सब जगह हम लोगों को बोला जाता है। हम लोग आज के समय अपना रिज्यूम भी अंग्रेज़ी भाषा में ही बनाना पसंद करते हैं, कोई भी हिंदी के अंदर अपना रिज्यूम तक बनाना पसंद नहीं करता। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना हम अंग्रेजियत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं बिना उसे जाने समझे। तो इससे बाहर निकलिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। फिर देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम लोग किसी के घर जाते हैं तो उनके जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को बुलाकर कहते हैं कि देखो बच्चे अंकल आए हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ आप जो कोशिश करिए कि मेरे को आप जो है अंकल मत बुलाइए, क्योंकि या तो आप मेरे को मामा बुला लीजिए या फिर चाचा बुला लीजिए, दोनों में आपके फ़ायदा है। और उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी फ़ायदा रहता है कि मामा बनूँ तो भी मेरा फ़ायदा है, अंकल बनूँ तो भी मेरा फ़ायदा है। मगर माफ़ कीजिए, अंकल नहीं, चाचा की जगह अंकल निकल गया जी। तो अगर मैं मामा भी बनता हूँ किसी का या फिर अगर मैं चाचा भी बनता हूँ तो दोनों में मेरा फ़ायदा है, मगर अंकल में कोई भी दूर दूर तक फ़ायदा दिखाई देता नहीं है। और फिर वो मुझको बोलते हैं कि सुना बेटा पोएम सुना। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि पोएम क्यों, आप कविता क्यों नहीं कहते। तो फिर वो कहीं ना कहीं उनको यही नहीं पता है कि पोएम का असल में अर्थ क्या है और कविता किसे कहते हैं। तो मगर फिर भी वो अपने बच्चों को बोलते हैं ठीक है बेटा सुना, अपनी पोएम सुना। तो उसके बाद फिर वो अगर बच्चे उसको सुनकर और फिर पोएम सुनाना शुरू भी करते हैं तो उनका एक ही पोएम जो हम लोगों ने काफ़ी जगह पर सुना भी है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। उसके बाद फिर पोएम ख़त्म होने के बाद जब हम लोग पूछते हैं कि बेटा बताओ इसका अर्थ क्या है, तो उस बेटे को पता ही नहीं होता कि इसका अर्थ असल में है क्या। फिर हम उससे पूछते हैं कि आपको यह पोएम किसने सुनाई या किसने रटाई। तो फिर वह बताते हैं कि मेरी माँ ने या मेरी मामा ने मेरे को ये पोएम सिखाई या रटाई। तो अब आप देखिए, फिर हम उनकी माँ से पूछते हैं कि आप बताइए कि इस पोएम का असल में अर्थ क्या है, तो वह भी नहीं जानती इसका अर्थ। वह कहती हैं कि हमें तो यह पोएम उनकी टीचर ने सिखाई है और वही हम लोग इनको रटा रहे हैं। फिर हम लोगों ने कुछ टीचरों से भी बात करने की कोशिश करी इस संदर्भ में, तो उनको तक ये नहीं पता है कि
इस पोयम का असल में अर्थ है क्या। फिर हम उसका मतलब उन्हें बताते हैं बच्चों को कि बारिश बारिश तुम चली जाओ, हमें आज यहाँ खेलना है। यानी खेलने के लिए वह बोल रहा है बच्चा इस पोयम के द्वारा कि बारिश बारिश तुम चली जाओ, मुझे खेलना है। तो अब ये बार बार जो है बच्चा इस पोयम को दोहराता रहता है, इसको रटता रहता है कि बारिश बारिश तुम चली जाओ और मुझे यहाँ पर आज खेलने दो। अब आप देखिए कि यह कविता एक तरह से प्रार्थना के स्वरूप है जो ये है बच्चे करते हैं। और इन करोड़ों बच्चों का अगर मान लीजिए आप जो ये पोयम हर दिन सुबह शाम इसको रटाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, वह बोलते हैं और कहीं ना कहीं अगर इस पोयम को भगवान ने सुन लिया तो वह आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या संभावनाएं दिखाई देंगी फिर आपको। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए भगवान ने सुन भी लिया तो वह बारिश नहीं करेंगे, और बारिश नहीं होगी तो हम आप या हमारे जो किसान भाई हैं या फिर और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वह भूखे मर जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे आसपास के जो वातावरण है, हमारे जो जलवायु है, वह पूरा पर्यावरण जो हमारा है आसपास वह पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरीके की पोयम अगर बच्चों को ना सिखाएं और सिखाएं तो उसका अर्थ क्या है वो तो कम से कम बताएं, ताकि वह बच्चा उसे रटे ना, उसको समझे और फिर उसको कभी अपने जीवन के अंदर धारण ही ना करें। अब आप देखिए कि भारत देश के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं वह 60% जो है आज के समय जो है आपका बारिश के पानी पर निर्भर हैं, और 40% ही किसान ऐसे हैं जो सिंचाई करते हैं अपने खेतों के अंदर इन सभी फसलों के लिए। तो आप देखिए अगर हम अपने बच्चों को इस तरीके की पोयम सिखा दी तो बारिश होनी कम हो जाएगी, और कितना मतलब कि हम लोगों को उसका एक तरह से असर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कृपया अपने बच्चों को ऐसी पोयम ना सिखाएं, ऐसी कविताएं ना सिखाएं जिसका अर्थ नहीं तो आपको मालूम है, और ऐसी कविता को सुनकर या रटकर और बोलते बार बार बोल कर पर्यावरण के अंदर ऐसे दूषित वातावरण ना बनने दें जो फिर कल को हमारे ही लिए दुष्प्रभाव का वातावरण तैयार करें। अभी देखिए जो इस तरीके की पोयम जो है वह लंदन और अमेरिका जैसे देशों के अंदर ही सही हैं, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को बारिश इतनी नहीं चाहिए होती है। मगर भारत देश के अंदर हमें जो है 60% से ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बारिश चाहिए ही होती है, तभी हमारे देश की सभी फसलें सही तरीके से टिक पाएंगी और हम लोग भी सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो हमें ऐसी पोयम को सिखाना चाहिए जिसके अंदर बारिश को बुलाने का कार्य किया जाए, ना कि बारिश को भगाने का। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आपको आगे भी रखते रहेंगे। अभी जितना समय हमारे लिए दिया गया था इस व्याख्यान को पूरा करने के लिए वह पूरा हो चुका है। हमें 3-4 बार हमारे भाई जी ने बता भी दिया है, शैलेंद्र भाई जी ने, कि आप इसको जितना जल्दी हो सके समाप्त करें, ताकि वह उसका बाकी और लोगों के साथ विश्लेषण करके आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त किया जाए। और आप सभी लोगों से बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतने अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक सुना, और आपके जो भी प्रश्न हैं वो हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने शायद लिख लिए होंगे कॉपी पेन पे, वह आप एक एक करके हमें बताइएगा। पहले शैलेंद्र भाई जी को बताइएगा ताकि हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दें और फिर इस सभा को यहाँ पर समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।